भांजी की शादी होने की वजह से विनोद अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव जाता है। घर में शादी का माहौल होता है और अनीता की दोस्त सपना शादी में सबसे ज्यादा काम कर रही होती है। वो कभी अंदर पानी की बाल्टियां लेकर आती तो कभी बाहर हलवाइयों को आटा चीनी लेकर देने जाती। उसके बाद अनीता जो अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी उसको खाना खिलाने बैठती है। वहीं सोफे पर बगल में शांति और आशा भी बैठे होते हैं। तभी लक्ष्मी आती है। और सपना बेटा, मैंने तुम्हें अनीता की शादी का लहंगा दिया था और कुछ पैसे भी। मैं बहुत बिजी हूँ, तो एक काम कर, उन पैसों में से कुछ पैसे लेकर दिवाकर के साथ चली जा, कुछ सामान लाना है। हाँ आंटी, बस एक बार अनीता को खाना खिला दूं, बेचारी के हाथों में मेहंदी लगी है, उसके बाद डेकोरेशन का भी काम करना है। सपना अनीता को खाना खिलाकर कुछ पैसे लेकर दिवाकर के साथ मार्केट जाती है और वहाँ से सामान लाकर रख देती है, जिसके बाद वो सजावट का काम देखने लगती है। और ये सब देखकर शांति काफी खुश होती है और अपनी बहू से कहती है, अच्छा बहू, देख अपनी बहू को हाथ और पैर दोनों में मेहंदी लगाकर बैठ गई है। मेहंदी सूख चुकी है पर फिर भी कोई काम ना करना पड़े इसलिए कोना पकड़ के बैठी है। और एक बार उस लड़की को देख, कितना काम कर रही है। मैं तो अपने अमित की शादी इसी लड़की से करवाऊंगी। मुझे तो अपने बड़े बंगले को संभालने के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। माँ जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसी गांव की गंवार देहाती लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी। गांव की लड़कियों में बिल्कुल सफाई नहीं होती, एक बार उसे ही देख लीजिए। उसकी हालत मत देख, उसका काम देख। गांव में मिट्टी होती है चारों तरफ और वो बेचारी कैसे अकेले पूरा शादी का घर देख रही है। दोस्त की शादी पर ऐसे काम कर रही है जैसे खुद की बहन की शादी। और जो इंसान काम करता है कपड़े भी उसी के गंदे होते हैं। सपना और उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। अरे आप मेरी बहन की शादी में इतना काम कर रही हो, आपकी शादी में कौन काम करेगा? क्योंकि मेरी बहन तो शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी। भैया, दीदी को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, दीदी तो अकेले ही सारा काम कर लेती है। देख लेना, अपनी शादी में भी दीदी खुद ही काम कर रही होगी। यहाँ तुम दोनों सास बहू आपस में लड़ रही हो और हमारे बेटे को देखो। लगता है मेरे बेटे को भी मेरी माँ की पसंद आ गई। इसलिए आशा तुम तो रहने ही दो। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, क्यों माँ? इतना बोलकर विनोद हंसने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीता शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद शांति अमित की शादी की बात अपने परिवार को बिठाकर करती है। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सपना बहुत अच्छी लड़की, बचपन से अनीता की दोस्त है। बचपन से देखा मैंने उसे। क्या वो गांव की गंवार लड़की मेरी देवरानी बनेगी? माँ जी, आप ही कुछ बोलिए ना। देवर जी, आपकी शादी गांव की लड़की से करवाई जा रही है। आप सोचो, जो गांव में मिट्टी का चूल्हा जलाती है, गोबर से घर लीपती है, वो लड़की हमारे बंगले की क्या सफाई कर पाएगी? कैसे ही रसोई संभाल पाएगी? दादी, भैया की शादी हम किसी शहरी लड़की से करवाएंगे। अगर गांव की लड़की मेरी भाभी बनी तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? एक बहू शहरी लेकर आए हैं हम और देखा है हमने क्या घर संभाला है इसने। ये तो खुद को संभाल ले, वही बड़ी बात है। और मेरी बात तो छोड़ो, मुझे तो अमित से मतलब है। अमित, अगर तू कहेगा कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है तो ही मैं शादी की बात करने के लिए जाऊंगी। वैसे दादी, आपकी पसंद कोई खराब नहीं है। मुझे भी लड़की काफी पसंद आई, उसे बात करके भी अच्छा लगता है। सुन लिया तुम तीनों ने? क्योंकि अमित इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, इसलिए शहर जाने से पहले शांति अपने पूरे परिवार के साथ सपना के घर रिश्ता लेकर आती है और कुछ शगुन का सामान देती है। बहन, आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है और हम अपनी अमानत आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। अरे अम्मा, आप अपने पोते का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ मेरी बेटी इस कच्चे मकान में रहती है और कहाँ वो शादी के बाद उस बड़े से महल जैसे बंगले में जाएगी। इस तरह शांति सपना से अमित का रिश्ता करके अपने पूरे परिवार के साथ शहर जाती है और उनके जाते ही सपना अपने रिश्ते के बारे में अपनी कुछ दोस्तों को नदी किनारे बैठकर बताती है। रूपा, कोमल, जानती है मेरा रिश्ता कहाँ तय हुआ है? अनीता के ममेरे भाई से। अनीता बता रही थी ना, उसका एक ममेरा भाई शहर में रहता है। उनका खुद का बहुत बड़ा बंगला है। तू खुद सोच अनीता, इतनी अमीर है और उसका भाई तो शहर में रहता है। उसका तो खुद का बंगला है। वो बंगला कितना बड़ा होगा? खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दे। मैंने सुना है शहरी लोग अच्छे नहीं होते। तू उसे डराना बंद कर सपना। मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरा तो सपना पूरा हो गया। याद है जब हम छोटे थे तो कैसे तू बड़े बंगले की बहू बनने का सपना देखती थी और सरपंच के घर को देखकर कहती थी कि तुझे उसके बंगले की बहू बनना है। लगता है भगवान ने तेरी सुन ली। आते हुए घर आती है। सपना इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट में रहती है कि उससे कोई काम ही नहीं हो पाता और रात को बिस्तर पर लेटे बंगले के बारे में सोचती है। मेरे ससुराल का बंगला कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, बाहर से सफेद कलर का होगा। यही सब सोचते हुए सपना सो जाती है और सपना एक सपना देखती है बंगले के बाहर खड़े हुए। हमारा बंगला बहुत बड़ा नहीं है, पर हाँ जितना भी बड़ा है अब यही तुम्हारा ससुराल है। मालकिन, आपका सारा सामान कहाँ रखा है? हमें बता दीजिए, हमें गाड़ी से उतार कर अंदर ले जाना है। बाहर से सपना अपना बंगला देखते हुए अंदर जाती है। अब आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और सपना अपने कमरे में जाती है जो काफी अच्छा सजा होता है।
हमारा रूम कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े बंगले की बहू बन जाऊंगी। नहीं सोचा था, इसलिए तो ये सब हकीकत हो गया। बात करते हुए सपना बेड पर बैठती है और उसे अपनी मखमली बिस्तर काफी पसंद आता है। अब वो अपनी माँ को नींद में बिस्तर समझकर सहलाने लगती है। ये बिस्तर कितना मखमली है, मैं पहली बार ऐसे बिस्तर पर बैठ रही हूँ। तो कौन सा सपना देख रही है जो मुझे बार बार सहला रही है और मेरा शरीर कब से मखमली लगने लगा? अरे मैं तो भी अपने मायके में ही हूँ, मेरी शादी को भी 2 महीने हैं। माफ करना माँ, वो मैं शायद सपना देख रही थी। इतना बोलकर सपना शर्मा कर सो जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। माँ दादी को समझाओ ना, अभी सिर्फ शादी के कार्ड छपे हैं, बटे नहीं है, ये रिश्ता तोड़ देते हैं ना। पता नहीं वो गांव की गंदी सी गंवार लड़की में दादी जी को क्या नजर आ गया। किसी के ऐसे बुराई करने से अच्छा है कि थोड़ा काम पर ध्यान दे लो। सभी नौकर अपनी मर्जी से घर सजा रहे हैं। और रही दादी की पसंद की बात, अगर दादी ने उस लड़की को पसंद किया है तो जरूर उसमें कुछ खास बात होगी। मुझे तो खुद पर तरस आता है, पता नहीं मैं माँ की बातों में क्यों आ गया। रवि अपनी बीवी को सुनाकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार एक दिन शादी की शॉपिंग करने जा ही रहा था कि बंगले के बाहर ही उनकी एक पड़ोसन उनसे कहती है, आशा बहन, इतना बड़ा बंगला बनाया है, घर में 4 से 5 नौकर भी रखे हैं, घर के बाहर गार्डन भी है, फव्वारा भी लगा रखा, फिर भी अपने बड़े से बंगले के लिए गांव की लड़की को पसंद कर लिया। अब तुम अपने बंगले में गांव की लड़की को लेकर आओगी? जानती भी हो ना गांव की लड़कियां कितनी अनहाइजीनिक होती हैं। शोभा, मेरी बहू से नहीं मुझसे बात करो, वह लड़की मेरी पसंद की है। और रही हाइजीन की बात, तो जब मेरी गांव की पोता बहू आएगी ना, तब तुम देखना कैसे हमारा बंगला शीशे की तरह चमकेगा। शांति की बात सुनकर शोभा चुप हो जाती है। जिसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं और अमित वीडियो कॉल करके सपना को उसकी शादी का लहंगा दिखाता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, काफी महंगा होगा ना? महंगा है पर तुमसे ज्यादा नहीं। आखिर तुम हमारे बंगले की छोटी बहू रानी बनने वाली हो, तो तुम्हारे लिए इतना महंगा तो लहंगा बनता है ना। अमित को सपना से वीडियो कॉल पर बात करता देख आशा, काजल और करिश्मा को काफी गुस्सा आता है। देख रही है माँ जी, कैसे देवर जी अपनी होने वाली बीवी से हर वक्त वीडियो कॉल पर लगे रहते। पता नहीं इस गांव की देहातिन ने कौन सा जादू कर दिया है। माँ जी और हमारे घर के मर्दों पर हर कोई उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब न चाहते हुए भी आशा गुस्से में शादी की शॉपिंग करके घर आती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सपना शादी करके अपने ससुराल आती है। और जैसी गाड़ी से उतरती है, वो बाहर से अपना सजा हुआ आलीशान बंगला देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति के साथ जब अंदर जाने लगती है तो मन ही मन खुद से कहती है, ये बंगला तो मेरे सपने के बंगले से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। मेरा तो सच में सपना ही पूरा हो गया। मैं इस बंगले का और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बंगला को देखते हुए सपना घर की दहलीज पर खड़ी होती है, जहां आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और पूरा परिवार और कुछ नौकर आकर उसके ऊपर फूल गिराते हैं। और इस तरह अपना स्वागत होता देखकर सपना काफी खुश होती है। कैसा लगा बहू तुझे अपना ससुराल और ये बंगला? सब कुछ बहुत अच्छा है दादी जी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ससुराल में ऐसा मेरा स्वागत होगा। गृह प्रवेश हो गया है माँ जी, अब कोई रस्म भी नहीं रहती। बहू जाकर आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो मैं नहीं चाहती कि पहले ही दिन तुम कोई गलती करो। आशा, ये बातें तुम बहू से प्यार से भी बोल सकती थी। बड़ी बहू, जाओ अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाओ। विनोद के कहने पर करिश्मा अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में अमित भी कमरे में आता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। अमित, गांव में तो मेरा मिट्टी का घर था, मिट्टी का चूल्हा था। मैं यहाँ अपनी पहली रसोई कैसे करूंगी? इतना बड़ा बंगला है, पता नहीं कितनी बड़ी रसोई होगी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कल तुम अपनी पहली रसोई बहुत अच्छी करोगी। बात करके सपना को काफी अच्छा लगता है और वो लोग कपड़े बदलकर सो जाते हैं। अगली सुबह सपना सुबह जल्दी उठती है और अपनी पहली रसोई करने के लिए तैयार होकर रसोई में जाती है, जहाँ आशा और शांति आकर सपना से कहती हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो ज्यादा नौकरों से मदद लेने की जरूरत नहीं है और तुम सब रसोई के बाहर खड़े रहना। अगर तुम्हारी छोटी बहू को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आकर देख लेना। और हाँ, जैसे अभी मेरी रसोई साफ है, मुझे अपनी रसोई ऐसी ही साफ चाहिए। तू तो एक नंबर की खड़ूस है बहू। ये नहीं कि नई बहू को प्यार से कुछ समझाए। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तू खाने में कचौरी, पनीर, पूरी, पराठे, चावल, हलवा जैसे पकवान बना लेना और अपनी सास की बातों को दिल पर मत लेना। इतना बोलकर शांति और आशा वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद अकेली सपना खड़ी होकर रसोई में काम करना शुरू करती है। क्योंकि उसके बंगले की रसोई काफी बड़ी थी, इसलिए वो नौकरों से कुछ मदद लेती है। रामू काका, रसोई तो बहुत बड़ी है। मुझे आटा, चीनी, चावल, सब्जी सब कुछ अपनी स्लैब पर चाहिए ताकि खाना बनाते हुए मुझसे कोई गड़बड़ ना हो सके। हाँ बिटिया, मैं अभी सब कुछ निकाल कर तुम्हारे सामने रख देता हूँ। सपना रामू से सारा जरूरत का सामान कहकर निकलवा लेती है। रामू सब कुछ निकाल कर उसके सामने रख देता है और अब सपना गैस पर दाल और चावल रखकर जमीन पर बैठकर सब्जी काटने लगती है। तभी वहाँ करिश्मा और आशा आती हैं और अपनी बिखरी रसोई देखकर, ये तुमने रसोई की क्या हालत कर रखी है?
बड़े बंगले की बहू क्या ऐसे रसोई संभालेगी? हमारे घर में हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और तुम इतनी गंदी तरीके से खाना बना रही हो, कोई खाएगा भी नहीं। माँ जी बहुत बड़ी रसोई है, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और मुझे आदत है अपने सामने सारा सामान रखकर खाना बनाने की, बस इसीलिए मैंने सारा सामान बाहर निकलवा रखा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं साफ सफाई के साथ खाना बनाऊंगी और खाना बनाने के बाद रसोई को चकाचक चमका भी दूंगी और सारा सामान भी अपनी जगह पर रख दूंगी। माँ जी मुझे तो लगा था कि सिर्फ इसमें साफ सफाई नहीं है, पर इसकी भाषा भी देखो जरा कैसे बात कर रही है। करिश्मा की बात सुनकर आशा गुस्से में अपने पति के पास जाती है, जो कि हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। एक बार रसोई में जाकर देखो, तुम्हारी लाडली गांव की उस गंवार बहू ने कैसी रसोई की हालत करती है। पूरा रसोई फैला रखा है उसने और बर्तन भी साफ नहीं किए, सारी चीज नीचे जमीन पर और स्लैब पर रखी है। ऐसे कोई खाना बनाया जाता है? मैं कहती थी आपसे कि गांव की लड़कियों में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होती, हाइजीन नाम की चीज नहीं है उसमें। अगर हम उसके हाथ का इसी तरह खाने लगे ना तो पक्का बीमार पड़ेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं वो मेरे घर को मिट्टी से लीपना भी ना शुरू कर दे। आशा तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। किसी किसी की आदत होती है काम फैलाकर समेटने की। भूल गई, कभी कभी मैं भी जब रसोई में खाना बनाने जाता हूँ तो कैसे खाना बनाता हूँ, और वो तो तुम्हारी बहू है, वो साफ कर देगी। चिंता मत करो, काम होने के बाद रसोई देखना, अगर तब तुम्हें कोई शिकायत मिले फिर तुम कुछ कहना। विनोद के कहने पर आशा अपना गुस्सा घोंट कर पी जाती है। तो वहीं सब्जी चावल बनाने के बाद अकेली सपना सबके लिए आलू बॉईल करके आटे की छोटी छोटी लोई बनाती है और उन्हें बेल कर आलू का पराठा बना देती है। और सारा खाना बनने के बाद घर के नौकर डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देते हैं। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार सपना के हाथों का खाना खाते हैं तो वो लोग सपना की काफी तारीफ करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी एक बार खाना खाकर देखो, अपनी छोटी बहू के हाथों का खानों में बहुत स्वाद है। स्वाद है? एक बार रसोई की जाकर हालत देखो, देवरानी जी ने क्या किया है। हमारे बंगले की रसोई को अपना तबेला समझ लिया है। तुम तो रहने दो, तुम्हें खुद को कुछ आता नहीं है इसीलिए बहू के कामों में कमियां निकालती हो। माँ जी करिश्मा बिल्कुल सच कह रही, अगर आप सबको विश्वास नहीं तो चलकर देख लीजिए। आशा के कहने पर सभी घर वाले खाना खाकर रसोई में देखने के लिए जाते हैं, पर रसोई पहले से भी ज्यादा साफ होती है। जिसके बाद आशा नौकर को रसोई में बुलाकर कहती है, ये रसोई तुम लोगों ने साफ की है ना, ताकि बहू को डांटना पड़े, क्योंकि ये गांव की गवार इतने अच्छे से रसोई साफ नहीं कर सकती। नहीं मालकिन, खाना बनने के बाद ही छोटी मालकिन ने अकेले पूरी रसोई अच्छे से साफ करी है। माँ माना कि मेरी बीवी गांव से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ साफ सफाई को लेकर। अमित नाराज अपनी बीवी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सपना अपनी सास जेठानी और नंद को खुश करने के लिए रसोई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेती है। मालकिन शाम का खाना बनाने का काम हमारा है, अब आप रात का भी खाना बनाने लगी। हाँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अब तुम मुझे बताओ कि माँ जी को, जेठानी जी को और मेरी प्यारी ननद को खाने में क्या पसंद है। काजल बिटिया को नूडल पास्ता मोमोज पसंद है और करिश्मा मालकिन को तो बस खाने से मतलब है और बड़ी मालकिन को घर का सिंपल खाना पसंद है। विमला से पूछकर अब सपना अपनी सास के लिए सादे पराठे, लस्सी, छोले भटूरे, अपनी नंद के लिए मोमोज और जेठानी के लिए लच्छा पराठा, मलाई चाप जैसे पकवान बनाती है। बहू खाना बन गया क्या? अरे तूने रसोई की कैसी हालत कर रखी है। देख लिया दादी जी, रसोई की हालत माँ जी सही कह रही थी, बिल्कुल भी सफाई नहीं है इसमें। दादी आप चिंता मत कीजिए, काम होते ही मैं सारी रसोई अच्छे से साफ कर दूंगी। दरअसल जब तक मैं सारी चीज अपने सामने रख कर काम ना कर दूं, मुझसे सही से काम ही नहीं होता। ठीक है भाई, तू कह रही है तो मान लेती हूँ, पर अच्छे से साफ कर ही देना। रसोई की बुरी हालत देखकर शांति भी थोड़ी परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद जब सपना सभी को खाना परोस रही होती है तो उसे थोड़ी सी सब्जी टेबल पर गिर जाती है, पर वो उसे साफ न करके फिर से सबको खाना दे रही होती है। और ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। बहू तुम गांव की गवार हो, हम नहीं। तुम्हारे गांव के लोग गंदी जगह बैठकर खाते हैं, हम लोग नहीं। पहले टेबल साफ करो, जो खाना गिरा है उसके बाद किसी को खाना परोसना। आशा बहू भी इंसान है, छोटी छोटी बात पर इतना भड़कती क्यों हो उस पर? मेरी वजह से आप दोनों लड़िए मत। माँ जी मैं अभी टेबल साफ कर देती हूँ। देख रही हो काजल, इस गांव की गवार में तो जरा भी सफाई नहीं है। करिश्मा और काजल की बातें सुनकर सपना को काफी बुरा लगता है। तो वहीं आशा भी काफी परेशान होती है और कमरे में सोने के लिए जाती है, जहां सोने से पहले वो अपने पति से कहती है, उस गांव की गवार को सर पर चढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। देख लेना, एक दिन वो हमारे इस बड़े आलीशान से बंगले को अपने गांव के कच्चे मकान की तरह बनाकर रख देगी। मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल साफ सफाई नहीं करती। मेरी रसोई को भी उसने बुरी हालत कर रखी है। अब तो मैंने रसोई में जाना भी छोड़ दिया। अगर आपको यकीन ना हो ना तो कभी अपनी आंखों से देखना अपनी बहू के कारनामे। आशा तुमने अपने दिमाग में पहले से ही बिठा रखा है कि गांव के लोग अच्छे नहीं होते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहू को समझने की कोशिश करो और अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर विनोद आराम से सो जाता है। अब आशा भी करवटें बदलकर सो जाती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और जब सुबह आशा की आंख खुलती है और वो बंगले से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बहू 2 गाय लेकर आई है और बंगले के बाहर पार्किंग एरिया में उसने दोनों गायों को खंभे से बांध दिया है। पागल लड़की, ये क्या कर रही है? ये पार्किंग एरिया, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है ना कि गाय।
माँ जी, इन गाड़ी से ज्यादा काम की है ये गाय। देखना, ये आपको भर भर कर दूध देंगी, फिर दूध से बनेगा दही, पनीर, मक्खन, लस्सी और भी पता नहीं क्या क्या चीज, और आपके इस तरह बचेंगे पैसे। इतना बोलकर सपना हाथ जोड़ते हुए घर में जाती है और एक बाल्टी में कुछ मिट्टी और पानी मिलाकर कपड़े से घर के फर्श को लीपने लगती है। ये देखकर सभी घरवाले हैरान हो जाते हैं। दादी, देख रही हो भाभी क्या कर रही हैं? उन्होंने हमारे बंगले को मिट्टी से लीपना शुरू कर दिया। गंवार कहीं की, ये तुम्हारा गांव नहीं, हमारा शहर है, और ये तुम्हारा कच्चा मकान नहीं, हमारा बंगला है। काजल, तुम कितना बोलती हो? अभी देखो, जब मैं मिट्टी और गोबर से पूरे फर्श की लिपाई कर दूंगी तो घर में कितनी अच्छी खुशबू होगी। अरे घर में खुशबू नहीं बल्कि मिट्टी और गोबर की बदबू घूमेगी। दादी, ये सब क्या है? बहू, ये सब क्या है? मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि तू इतनी गंवार हो सकती है। पूरा परिवार सपना को गंवार वाली हरकत करने से मना करता है, पर वो किसी की नहीं सुनती और पूरे घर की लिपाई करके बंगले के गार्डन में जाती है और घास की कटाई करने लगती है। इस बीच विनोद नौकरों की मदद से पूरे घर की सफाई करवाता है। अरे अच्छे से साफ करो, पूरा फर्श धो दो। मालिक, हम कर रहे हैं, पर थोड़ा समय तो लगेगा ही। दादी, गलती करी मैंने आपकी बात मानकर। मुझे इस गवार से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। मैं अभी जा रहा हूँ इसे घर से निकालने। इतना बोलकर अमित बाहर जाता है, जहां वो देखता है कि सपना ने पार्क की सभी घासों को काट दिया है और अमित के रोकने पर भी वो नहीं रुकती और गाय को चारा देने लगती है और बड़े से टोकरी में उनका गोबर उठाती है। आज तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चल रहे हैं? खैर सपना, तुम्हारे अंदर से गोबर की बदबू आ रही है। अब ये गोबर फेंको और मेरे साथ चलो। मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ कर आऊंगा। अमित, अभी बहुत काम है, उपले बनाने, उन्हें सुखाने हैं, रात को खाना खाना है या नहीं, हम बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर सपना गोबर लेकर बंगले के बाहर खड़ी हो जाती है और बंगले की दीवारों पर उपले बनाकर चिपका देती है। ये देखकर आशा से बर्दाश्त नहीं होता और वो सपना को एक थप्पड़ मारती है और वो थप्पड़ इतना जोर का लगता है कि विनोद चिल्लाते हुए उठ जाता है। उसका एक हाथ उसके गाल पर था और दूसरे से अपनी बीवी को उठाता है। अरे भाग्यवान, तुम मुझे मार क्यों रही हो? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? इस गंवार को मेरे घर से निकालो। अरे लगता है मैं सपना देख रही थी। कैसा सपना देखा है मैंने? कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। है तो आखिर वो गांव की गंवार ही, ऐसी हरकतें करना उसके लिए कौन सी छोटी बात होगी। अब खुद से क्या बात करने लगी? मुझे कुछ बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा सपना देखा जिसमें तुम मुझे मार रही थी? माफ करना, सपने में किसी चोर को मार रही थी। आप सो जाओ। विनोद के पूछने पर भी आशा उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप सो जाती है। अब अगले दिन होते ही आशा अपनी बहू पर नजर रखना शुरू कर देती है। अरे सब्जी के छिलके तो मैं डस्टबिन में फेंकना ही भूल गई, और स्लैब भी थोड़ा सा गंदा है, अभी साफ कर देती हूँ। अगर माँ जी ने देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगी। इतना बोलकर सपना तुरंत स्लैब साफ कर देती है और सारा कूड़ा डस्टबिन में डाल देती है। साथ ही वो सिंक में रखे सारे गंदे बर्तन को भी धो के रख देती है। और जब ये सब सास रसोई के बाहर खड़े होकर देख रही होती है तो पीछे से काजल और करिश्मा आती हैं। माँ, आप क्या देख रहे हो? भाभी पर नजर रख रही हो? हे भगवान, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें नहीं पता, पर मैंने रात को कितना बुरा सपना देखा है। मैं नहीं चाहती ये गांव की गंवार मेरे इस सुंदर से बंगले को अपना मिट्टी का घर बना दे। इतना बोलकर आशा सारी बात अपनी बहू बेटी को बताती है। तो वहीं रसोई का सारा काम खत्म करके सपना आराम करने के लिए जाती है। और आज पूरे 15 दिन के बाद तीनों सास, बहू और बेटी अपने चौथे फ्लोर पर जाती है, जहां घर के लोग बहुत कम आते जाते हैं। और जब वो बालकनी पर जाते हैं तो गंदी बालकनी देखकर आशा का मुंह बन जाता है। माँ जी तो बड़ा कह रही थी ये गांव की लड़की है, सब कुछ चुटकियों में कर लेगी, पर मेरी बालकनी की हालत देखो कितनी खराब है। माँ जी, अच्छा मौका है, हमें दादी जी को बुलाकर उन्हें उनकी उस गांव की गंवार बहू की सफाई दिखानी चाहिए। इतना बोलकर करिश्मा अपनी दादी सास को बुलाने के लिए नीचे जाती है। तो वहीं आशा की पड़ोसन सुमित्रा जब छत पर कपड़े डाल रही होती है तो वो काजल और आशा को देख उससे कहती है, आशा बहन, इतना बड़ा बंगला तो बना दिया, पर कभी ऊपर वाले फ्लोर में भी आ जाया करो। यहीं से देखकर बता सकती हूँ तुम्हारा ये फ्लोर कितना गंदा है। क्या फायदा 2 बहू और 3 नौकर होने का? सही कह रही हो बहन, इसीलिए तो ऊपर आई हूँ। आज मैं अपनी सास को दिखाऊंगी उनकी फेवरेट बहू की सफाई। कुछ देर में उमा और करिश्मा ऊपर आती हैं और आशा अपनी सास को पूरे फ्लोर की सफाई दिखाती है। ये देखो माँ जी, आपकी गांव की गंवार बहू कितने अच्छे से सफाई करती है। वो तो रसोई मेरे बदौलत साफ है। देखिए जरा बालकनी कितनी गंदी है। और ये देखो दादी, घर की हर एक चीज पर कितनी धूल जमी है। जब 4th फ्लोर इतना गंदा है तो ऊपर वाले फ्लोर तो और भी गंदे होंगे। मुझे सपना बहू से ये उम्मीद नहीं थी। उसे ससुराल आए 1 महीने होने को है, फिर भी ऐसी लापरवाही। अपने बंगले के 4th फ्लोर को गंदा देखकर शांति को काफी बुरा लगता है। तो वहीं जब नीचे 2nd फ्लोर पर सपना साफ सफाई का काम कर रही होती है तो वो 2 नौकरों को आपस में बात करते देखती है। अरे राजू, तुझे कितनी बार बोला है, तेरा काम डस्टिंग का है, सही से काम किया कर। अगर सबसे बड़ी मालकिन ने देख ली ना गंदगी तो नौकरी से निकाल देंगी। भाभी, इन लोगों को सामने की चीज साफ नजर आनी चाहिए जो कि साफ रहती है। सोफे के नीचे बैठ के फोटो के पीछे ऊपर वाले फ्लोर पर कहाँ ये लोग जाते हैं और देखते हैं। मैं तो पिछले 1 साल से ऐसे ही काम करता आ रहा हूँ, आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला।
अगर दादी जी आप लोगों के काम को चेक नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका नाजायज फायदा उठाओ। दादी जी को आप लोगों पर विश्वास है, इसलिए वो आप पर नजर नहीं रखती, पर बहुत फायदा उठा लिया आप लोगों ने। अब मैं भी इस बंगले की बहू हूँ, अगर काम सफाई से नहीं हुआ तो मैं भी तुम्हें काम से निकाल सकती हूँ। एक बार सूखे कपड़े से साफ करो और उसके बाद कॉलिन से साफ करना सब कुछ। जब सपना घर के नौकरों को डांट कर काम करवा रही होती है, तभी शांति, आशा और काजल, करिश्मा वहां आते हैं और ये देखकर शांति अपनी बहू से कहती है, बहू तूने मुझे अच्छे से भड़काने की कोशिश की, पर तू खुद देख बहू सफाई का कितना ख्याल रखती है। वो ना तो सिर्फ खुद अच्छा काम करना जानती है बल्कि काम करवाना भी जानती है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गांव के गवार लोग भी साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं, पर जो भी हो 4th फ्लोर 5th फ्लोर सारे गंदे पड़े हैं, इसने वो नहीं देखा होगा। इतने दिन हो गए तुम लोगों ने आज तक पूरा बंगला उसे घुमाया क्या? एक बार उसे पूरा बंगला घुमाओ, उसके बाद सफाई देखना। तुम मुझे अपनी छोटी बहू पर पूरा भरोसा है। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशा अपनी छोटी बहू के पास जाती है और उसे 4th फ्लोर पर लेकर जाती है। हम लोगों ने अगर तुम्हें बंगला नहीं दिखाया तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम बंगला खुद घूमो? अगर नीचे के 3 फ्लोर को तो चमका सकती हो तो क्या ऊपर आकर साफ सफाई का ख्याल नहीं रख सकती? मेरी बड़ी बहू तो कामचोर आलसी है, बस खुद को सजाने में लगी रहती है। बेटी भी अपनी बड़ी भाभी की चमची है, पर तुम तो उनसे अलग हो ना, फिर ये लापरवाही कैसे? वो माँ जी, हमारा बंगला बहुत बड़ा है, डर की वजह से मैं ऊपर आ ही नहीं पाती थी क्योंकि हम लोग ऊपर रहते ही नहीं, पर अब से मैं पूरे बंगले का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। सपना की बात सुनकर जब आशा सपना को अपने बंगले का हर एक कोने दिखाती है, खुद भी साफ सफाई करती है और नौकरों से भी करवाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना छत की सफाई कर रही होती है तो उसकी पड़ोसन उससे कहती है, सही तारीफ कर रही थी तुम्हारी दादी सास, भले ही तुम गाँव की हो पर वो बहुत फुर्तीली, वरना तुम्हारे घर के लोग साल में एक बार भी छत पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, और तुम तो हर दूसरे दिन छत पर आती हो साफ सफाई के लिए। आंटी जी, मैं इस बंगले की बहू हूँ तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सपना के आने से अब बंगले के नौकर भी हर वक्त काम पर लगे रहते और घर का कोना कोना चमकाते हैं, और अब बंगला साफ रहने की वजह से करिश्मा और काजल भी सपना के साथ अच्छे से बर्ताव करने लगती है, लिविंग हॉल में बैठे हुए। भाभी, आपने तो हमारी सोच ही बदल दी, आप तो हमसे भी ज्यादा हाइजीनिक है। अब तो मैं अपने दोस्तों को भी घर बुला सकती हूँ आपसे मिलवाने। जब काजल, करिश्मा, सपना बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो आशा की एक दोस्त अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर आती है और उसका बंगला देखकर उससे कहती है, ऐसा लगता है तूने घर में कुछ और नए नौकर रख लिए हैं, तभी तो अब बंगला पहले से भी और ज्यादा साफ रहने लगा है। नहीं यार, नौकर तो उतने ही है, बस इस बार मैं बहू अच्छी लेकर आई हूँ। बहू, आखिर तूने ये साबित कर दिया कि मैं गलत थी। अब सब बंगले की तारीफ करके जाते हैं तो आशा की और बाकी लोगों की भी सपना को लेकर सोच बदल जाती है। इसके बाद आशा भी अपनी बहू की तारीफ करना शुरू कर देती है और ये देखकर शांति, अमित, रवि, विनोद और सपना को बहुत अच्छा लगता है। मैं आज चावल बना लेती हूँ। हुमन, मेरे भाइयों को चावल पसंद भी है तो चावल अच्छे रहेंगे। बस चावल? तुम्हारे भाई हमारे मेहमान हैं, बस ऐसे में चावल काम नहीं लगेंगे। मेरे भाई भुक्कड़ हैं भाभी, आप उन्हें जो भी दो वो बस खाने में खुश हो जाएंगे, सच में। चलो चावल बनाते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो। चलो तो मैं कट्टे में से चावल निकाल लेती हूँ। मुझे बताओ कि कितने चावल निकाले हैं। भाभी, आधे कट्टे के चावल निकाल लो। क्या? आधे कट्टे के चावल? तुम्हारा दिमाग तो सही है पूजा। ये 10 किलो चावल का कट्टा है, तुम चाहती हो कि इसमें से आधे चावल यानी कि 5 किलो चावल निकालो? पूरे मोहल्ले में बांटना है क्या? आपने मेरे भाइयों का खाना तो देखा था ना अभी अभी भाभी। आधे कट्टे के चावल ज्यादा नहीं है, आप निकालो, मुझे उन 3 भगोनों में बनाने होंगे। पूजा की बात पूर्वी को काफी अजीब तो लगी थी, लेकिन उसने उनके बोलने से आधे कट्टे के चावल निकाल दिए। पूजा ने 2-3 भगोनों में करके उन चावलों को पकाया और कुछ ही देर में उसके भाई खाना खाने को आ गए। घर के बाकी सदस्य जैसे पूजा का पति व्योम, पूर्वी का पति तुषार और ससुर अमरीश भी अपने घर खाना खाने को आ चुके थे। सभी अभी टेबल पर बैठे हुए खाने का इंतजार ही कर रहे थे कि दोनों बहुएं गर्मा गर्म चावल लेकर आई। अरे वरुण जी और मान, चलो पहले आप लोग अपनी प्लेट में खाना निकालो। ठीक है, बड़ी भूख लगी है। ऐसे बोलकर वरुण ने पूरी डिश के चावल अपनी ही प्लेट में निकाल दिए। ऐसे ही करके फिर बाकी के भाइयों ने भी डिशेस को खाली किया और 10 डिशेस चावल तो बस 10 भुक्कड़ भाइयों को ही प्लेट में आ गए। ये देखकर सभी घर वाले हैरान हो गए। अरे ये तो आपका ही घर है, आप क्यों शर्मा रहे हो? खाओ खाओ, आप लोग भी चावल खाओ। हाँ, ले रहे हैं, पहले आप तो खाओ भैया। अरे ये मेरी पत्नी के भाई इंसान है या हैवान? कितना सारा खाते हैं। पूजा, तुम्हारे भाई ही हैं ये, या कहीं कोई छलावा तो रूप बदलकर हमारे घर में नहीं आ गया? ऐसे रावण की तरह कौन खाता है? मुझे तो ये इंसान ही नहीं लग रहे हैं। हाँ भाभी, ये मेरे भाई ही हैं, आप परेशान ना हो, मेरे भाई ऐसे ही खाते हैं। ऐसे तुम्हारे घर में राशन कितना आता है? क्या पता।
पूजा अपने भाइयों के भुक्कड़पन से परेशान आ गई थी। एक वक्त में ही 10 के 10 भाई 3 भगोने चावलों को साफ कर गए। ये देखकर पूजा के ससुराल वाले हैरान थे, लेकिन वो लोग कुछ गलत नहीं बोले। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरे। इन 1-2 दिनों में 10 भाई मैं क्यों? ले लीजिए, हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। पूर्वी भाभी आप भी लो, आप भी हमारी छोटी बहन की तरह हो। और अब तू रख, ये ले, और हाँ रोना नहीं। अपने भाइयों की बात सुनकर पूर्वी की आंखें भर आईं। 10 भाइयों ने शांति को एक महंगी साड़ी, पूर्वी को भी एक साड़ी और अमरीश और तुषार के लिए भी महंगे सूट दिए। इसी के साथ उन्होंने अपने बहनोई को एक बड़ी गाड़ी और बहन को डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया, जिसको देखकर घर वाले चौंक गए। पूजा को भी अपने भाइयों की बात सुनकर रोना आ गया। भैया रो नहीं, चल अब हम चलते हैं। थोड़ा परेशान और अंत में इमोशनल करके 10 भाई अपनी बहन के ससुराल से चले गए। अब पूजा को अपने भाइयों के घर आने के लम्हे याद आ रहे थे। शांति भी अब उन्हें बुरा भला बोलकर पछता रही थी। 10 भाई सभी के दिल जीत कर और मन को उदास करके लौटे थे। अब किसी के भी मन में उनके लिए कोई खटास नहीं थी और अब